मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। काफी समय हो गया पढ़ते हुए, कई सारी कक्षाएं हम इसकी पढ़ चुके हैं। इससे पहले की कक्षा में हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। 12 से 35 में जो अनुच्छेद है उसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा भाग है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। और फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है 23 और 24। तो आज हमें यही वाला भाग पढ़ना है, 23 और 24। इससे पहले भाग में हमने अनुच्छेद 12 में क्या परिभाषाएं दी गई हैं, अनुच्छेद 13 में क्या परिभाषाएं हैं, और 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये 4 अनुच्छेद हम यहाँ अनुच्छेद 22 तक हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। इससे पहले आपसे 2 सवाल जो हम पढ़ चुके हैं। पहला सवाल है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। बहुत प्रसिद्ध सवाल है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में कई बार आया है और भविष्य में भी आता रहेगा। और दूसरा सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। दोनों सवाल एक जैसे ही हैं, संविधान सभा से ही हैं, पहले बैठक और पहले अध्यक्ष से ही संबंधित हैं। ये हमने पढ़ाया है। अभी इसका उत्तर आप सोचिए थोड़ी देर, फिर आखिरी में इसका उत्तर आपको बताया जाएगा। जो स्टूडेंट सीरियस होकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे वो पीसीएस की करते हो या किसी छोटे एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे बीटीसी वाले हैं, सीटेट वाले हैं, इसके फॉर्म भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, उनके लिए भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल आते हैं। हमारी प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में सब सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारी प्ले लिस्ट में जाइए और उसको चेक करिए, वहां पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। इन सवाल के उत्तर अभी आपको वीडियो के आखिर में दिए जाएंगे। तब तक हम पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार थे वो सरकार को दिए गए थे, सरकार पर प्रतिबंध था वो। ये वाले जो अधिकार हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये न केवल राज्यों के विरुद्ध हैं बल्कि व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं। जो इससे पहले अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक के जो अधिकार हैं वो केवल राज्यों के विरुद्ध हैं, वो व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है। और शोषण का जो अधिकार आया है अब, ये राज्य के विरुद्ध भी है और व्यक्ति के विरुद्ध भी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ना तो कोई सरकार किसी का शोषण कर सकती है और ना कोई व्यक्ति किसी का शोषण कर सकता है। देखते हैं क्या है इसमें। शोषण के विरुद्ध अधिकार न केवल राज्यों के विरुद्ध दिया गया है अपितु व्यक्तियों के विरुद्ध भी दिए गए हैं। ये मानव के किसी भी प्रकार के शोषण का निषेध करते हैं। मानव के शोषण की बात है, कोई किसी तरह का शोषण नहीं करेगा मानव का। शोषण मतलब बिना पैसे के काम करवाना, जबरदस्ती काम करवाना, ये शोषण है। तो अब अनुच्छेद 23 देखते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 23 में 2 पार्ट हैं। मानव के किसी भी प्रकार के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार मतलब व्यापार, व्यापार के आगे उपसर्ग लगा हुआ है दुर, तो बन गया है दुर्व्यापार। व्यापार मतलब खरीद फरोख्त। तो मानव के किसी भी प्रकार के खरीद फरोख्त पर रोक लगा देता है, कोई किसी व्यक्ति को नहीं बेचेगा। इसी में आगे है अवैध व्यापार, वही चीज है अवैध व्यापार। और फिर आगे है उसी का बेगार, बेगार मतलब बिना पैसे के काम कराना। आपसे किसी ने काम करा लिया, पैसा नहीं दिया, इसका निषेध करता है। इसी को कहा गया है दास प्रथा। दास प्रथा का अंत। जो पहले दास प्रथा चली आ रही थी, मानव के खरीदने और बेचने की बात थी,
ये न केवल भारत में थी बल्कि पूरे विश्व में दास प्रथा का प्रचलन था किसी समय में। और अरिस्टो और प्लेटो जैसे विद्वानों ने भी दास प्रथा का समर्थन करते थे, परंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने दास प्रथा का अंत शुरू के दिन ही कर दिया था। महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही दास प्रथा का विरोध करते थे। यहां तक बात हो गई है कि राज्य न किसी का दुर्व्यापार कर सकता है, न बेगार करा सकता है, न किसी का बेगार का निषेध की बात हो गई है यहाँ। इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बेगार की अनुमति देता है। पहला पार्ट निषेध करता है, दूसरा पार्ट अनुमति देता है। किस कंडीशन में? सार्वजनिक हित। अगर कोई देश पर संकट आ गया, किसी व्यक्ति पर संकट है, तब आप ये नहीं कहोगे कि ये तो मेरा मूल अधिकार है, पहले पैसा लाओ तब मैं काम पे आऊंगा। तो जब सार्वजनिक हित है तो राज्य सेवा अनिवार्य रूप से इसे लागू कर सकता है। राज्य कहेगा कि भाई सभी अपने घर से निकल के आओ और राष्ट्र हित में आपकी सेवा जरूरी है, तब आपका वहां मूल अधिकार काम नहीं करेगा, अनुच्छेद 23वां काम नहीं करेगा। देश हित में आपसे सरकार बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के कोई भी काम करा सकती है, चाहे वो सामाजिक काम, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के समय का काम हो या कोई विदेशी आक्रमण के समय का हो। सरकार ये भी कह सकती है कि आप बॉर्डर पर आपकी जरूरत है, आप मजबूत आदमी है, शरीर से नहीं कि किसी कमजोर व्यक्ति को जो उस काम को कर सकता है कि चल भाई बॉर्डर पे पहुंच, तेरी वहां जरूरत है। इसको आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 23 हम देख चुके हैं, अब अनुच्छेद 24 देखना है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, जिन बच्चों की उम्र 14 वर्ष नहीं है, 14 वर्ष से कम है, उन्हें खानों तथा अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। कोई भी ऐसा काम जहां पर बच्चों के स्वास्थ्य पर नुकसान देते हो, उस काम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। ये बात संविधान लागू होते समय ही आ गई थी। बहुत सारे प्रावधान 14 वर्ष वाले बाद में लागू हुए हैं। शैक्षणिक शिक्षा का अधिकार जो है वो बाद में आया है। आगे है अनुच्छेद 25 से 28 वाला, हमारा जो पार्ट था पूरा हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 अनुच्छेद थे, हो गए हैं। अब है नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म के बारे में बात होगी। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की, किसी धर्म को मानने की, उसका आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। अंतःकरण मतलब हमारे जो अंदर क्या, हम अंदर से अपने, हमारी अंदर की भावनाएं हैं, वो हमें अपनी भावनाओं को कुछ भी मान सकते हैं हम। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानना, उसका आचरण करना की स्वतंत्रता है। इस अनुच्छेद की कोई ऐसा कानून जो संविधान लागू होने से पहले चला आ रहा था तो उस पर लागू नहीं होगी, कि पहले से अस्तित्व वाले कानूनों पर लागू नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, सिखों का कृपाण धारण करना। सिख लोग के पास कृपाण होता है, छोटी सा तलवार है या चाकू है, साइड में लगा के चलते हैं अपने, वो है कृपाण। उसको लगा कर वे चल सकते हैं, ये उनके धर्म में आता है। कोई दूसरा व्यक्ति कृपाण लगाएगा जो सिख नहीं है, पुलिस चालान काट देगी उसका। परंतु सिख जो चाकू लेके चलता है, कृपाण लेके चलता है, उसका कोई चालान नहीं होता। तो सिखों का कृपाण धारण करना भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही है। वो अपने धर्म का आचरण कर रहे हैं, उनके धर्म में लिखा हुआ है कृपाण लेके चलना, तो धर्म का आचरण की स्वतंत्रता है, इसलिए वे कृपाण लेकर के चल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है उन्हें। कृपाण के तलवार लेके भी चलते हैं। ये छोटे स्तर पर कुछ केवल जो चाकू लेते हैं वो प्रतीकात्मक रूप से है, परंतु वो तलवार लेके भी चलेंगे तब भी कोई रोक नहीं है। धार्मिक समुदाय नेक्स्ट है अनुच्छेद 26। कोई भी धार्मिक समुदाय है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अपनी कोई संस्था खोल सकता है। कोई भी अपनी संस्था खोलेगा, उसका प्रबंधन करने का, उसके लिए संपत्ति अर्जित करने का, कितनी जमीन प्रॉपर्टी खरीद ले का, और उसे अर्जित करने का
और अर्जित करने के चाहे वो उसे बेच भी दे, बाद में विसर्जित भी कर दे। ये नहीं कि तुम खरीदते और रखे रहेंगे, इच्छा करती है बेच भी सकता है। विसर्जित करने का तथा कानून के अनुसार उसका प्रशासन करने का, प्रशासन करेगा, केवल कानून के अनुसार उसे अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 26 तक हो गया है, इसको नोट करें। अब आगे अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का जो भाग, कोई व्यक्ति अपनी आय का जो भाग किसी धार्मिक कार्य अथवा धार्मिक संस्था की स्थापना में खर्च करेगा, उस पर कोई कर नहीं लगेगा। यह कर वाला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि टैक्स फ्री। मेरी कितनी ही आय है, एक आय पर एक टैक्स लगता है, पर जो आय हमने किसी धार्मिक संस्था को दान कर दी, वो हिस्सा हमारा आय का टैक्स फ्री हो जाएगा। तो इसमें कर वाला पॉइंट ध्यान रखने वाली चीज है कि कर छूट कौन से अनुच्छेद में है। कर की छूट की बात करता है अनुच्छेद 27। नेक्स्ट अनुच्छेद 28। राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है जो राज्य ने जिस राज्य की स्थापना की है, राज्य द्वारा राज्य के पैसे से स्थापित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। परंतु कोई शिक्षण संस्थान किसी धार्मिक समुदाय द्वारा स्थापित है, कोई धार्मिक समुदाय ने अपनी को शिक्षण संस्था खोल रखी है अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने धर्म के उत्थान के लिए, और राज्य उसको अनुदान करता है, तो उस पर कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि साहब राज्य ने इसको अनुदान दिया है, इसमें धार्मिक शिक्षा बंद कराइए। तो धार्मिक शिक्षा कब नहीं होगी? जो संस्था केवल सरकार ने खोली हुई है, जो सरकार के पैसे से स्थापित है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। परंतु कोई शिक्षण संस्थान किसी धार्मिक समुदाय ने ही खोला है और उसको राज्य ने अनुदान दिया है, डोनेशन दिया है, तो इस आधार पर उसमें धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, उसमें उसकी धार्मिक शिक्षा जारी रहेगी, धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी, चलती रहेगी वहां। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों वाला भाग। इस भाग में अनुच्छेद 29 और 30 हैं, दो अनुच्छेद हैं 29 और 30। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत में रहने वाले नागरिकों के प्रत्येक समूह को जिनकी अपनी कोई लिपि मतलब जैसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, किसी की और लिपि हो सकती है, कोई एक उर्दू लिपि है, और भी लिपि हो सकती है कोई, यदि उनकी कोई अपनी लिपि है, अपनी कोई उनकी कल्चर है, संस्कृति है, अथवा उनकी कोई भाषा है, तो उसे दबा करके बंद नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा होगा जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है, उस पर कब्जा करता है, तो उसकी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करता है कि उसकी कल्चर, उसकी संस्कृति अगर खत्म हो गई तो उसके तुम लोगों को आसानी से गुलाम बना सकते हो। तो क्योंकि हम काफी समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया था, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम किसी की भी संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, हमारी को तो छोड़िए, हम किसी के संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। तो उसी संस्कृति और भाषा की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 29 में प्रावधान दिया गया है। कोई लिपि है किसी की है जो लुप्त होने के कगार पर है, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, खत्म नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, कोई शिक्षण संस्था है, सरकार द्वारा स्थापित है, राज्य द्वारा स्थापित है, और कोई इसमें प्रवेश लेने गया तो उसमें धर्म, जाति अथवा भाषा के आधार पर किसी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। सीट फुल हो गई हैं, कोई बात नहीं, परंतु कोई तो विशेष धर्म का है, विशेष जाति का है, विशेष भाषा बोलने वाला है, इस आधार पर उसे प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 के बाद आगे देखेंगे, इसको नोट करें आप। भारत में रहने वाले धर्म तथा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, दो तरह के, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक। धर्म तथा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी को शिक्षण संस्था खोलने का अधिकार होगा। कोई भी अल्पसंख्यक, चाहे वो भाषा का अल्पसंख्यक हो या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो, उसे अपनी शिक्षण संस्था खोलने का
अधिकार होगा। और राज्य किसी शिक्षण संस्था को अनुदान देने में, राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान को अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रसारित है। राज्य अनुदान दे सकता है। तो ये 5 तरह के मौलिक अधिकार हो गए हैं। छठा मौलिक अधिकार कुछ नहीं कहता, अपने आप में कोई अधिकार नहीं देता है, परंतु जो छठा मौलिक अधिकार है वो इन्हीं को लागू कराने के लिए की बात करता है। कह दिया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खानों तथा अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। कोई व्यक्ति आया, पकड़ करके ले गया, चल भाई बच्चे खान में काम करना है, अब क्या होगा? उसके लिए उसकी व्यवस्था करता है अनुच्छेद 32। कोई व्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, कोई व्यक्ति आपको बोलने से रोकता है, उसकी व्यवस्था करेगा अनुच्छेद 32 को, आपको बोलने से नहीं रोकेगा। कोई रोकता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की व्यवस्था है, और सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की याचिका जारी करता है। जो भी व्यक्ति उसको रोकेगा, आपको रोकेगा, आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा, हनन करेगा, सुप्रीम कोर्ट उनका इलाज करने की व्यवस्था करेगा। ये इलाज कराने की व्यवस्था भी मौलिक अधिकार है। इस अधिकार द्वारा संविधान में दिए गए मूल अधिकारों को न्याय के योग्य बनाया गया। केवल उन्हें लिखने से कुछ नहीं बात बनी, लिखने के बाद उनकी गारंटी दी गई है कि इनको लागू कराया जाएगा। बनाया गया अर्थात मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर उनका उपचार प्रदान करना भी मूल अधिकार है। संविधान का यह प्रावधान मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की गारंटी देता है कि जो लिखा गया है, जो 19 से अनुच्छेद 14 में कहा गया कि समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे की गारंटी है इस बात की कि आपको ये अधिकार मिलेंगे। गारंटी देने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किसको कहा है, किसने कहा है, कौन से अनुच्छेद को कहा है, इस तरह के सवाल कई बार सभी परीक्षाओं में आता है कि संविधान की आत्मा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा जब कोई व्यक्ति गया सुप्रीम कोर्ट में गया कि भाई हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? याचिकाएं जारी करता है। कौन सी याचिकाएं हैं अभी आपको बताएंगे। 5 तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेषण, इस तरह की याचिकाएं जारी करेगा। आप इसको नोट कर लें। याचिकाएं देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो 5 तरह की याचिकाएं जारी कर सकता है मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर। वही याचिकाएं सेम पावर है अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को। जो राज्यों के हाई कोर्ट हैं उनको पावर है कि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर वही याचिकाएं जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के बारे में सवाल आता है कई बार। किसकी याचिकाएं जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार करता है और 226 के अनुसार हाई कोर्ट करता है। कौन सी याचिकाएं हैं वे? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, चाहे वो कोई व्यक्ति गिरफ्तार करे या सरकार गिरफ्तार करे, या मतलब पुलिस गिरफ्तार करे या किसी का अपहरण हो जाए। अपहरण के दौरान में भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, हाई कोर्ट भी जारी करेगा। सीधे हाई कोर्ट पहुंचिए, आप बताइए कि फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखा है, बंदी बना रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि बंदी को प्रत्यक्ष करा जाए। इसके नाम से ही लग रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि जिसे बंदी बनाया गया है उसे प्रत्यक्ष करा जाए। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से जारी की जाती है। यह याचिका सरकार और व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है। तो इसमें सरकार भी है और व्यक्ति भी है, बिना सरकार के भी है। दूसरी याचिका देखते हैं, परमादेश।
ये याचिका जारी होगी लोक सेवक के विरुद्ध। कई बार सवाल आता है कि कौन सी याचिका लोक सेवक के विरुद्ध जारी की जाती है, तो लोक सेवक के विरुद्ध जारी होती है परमादेश। लोक सेवक सरकार के अधिकारी। कब होगी? कोई कार्य करने से अथवा न करने से। कोई ऐसा कार्य जो किसी अधिकारी के क्षेत्राधिकार में नहीं है उसे भी वो कर रहा है, या कोई ऐसा कार्य जो उसके अधिकार में है उसे नहीं कर रहा, मूल अधिकारों का उससे किसी के उल्लंघन होता हो, तो मूल होने पर उस लोक सेवक के विरुद्ध जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सरकार और व्यक्ति दोनों के खिलाफ है, और यह केवल लोक सेवकों के खिलाफ है। अलग अलग याचिकाओं पर सवाल आते हैं कि कौन सी याचिका किस कंडीशन में जारी होती है, तो अभी स्पष्ट हो जाएगा सब आपके लिए भी। ये तो दो याचिकाएं हैं, ये और ये दोनों न्यायिक कार्य करने वालों के लिए हैं, पर न्यायिक कार्यों में अलग अलग कंडीशन है। न्यायिक कार्य करने वाले उन अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है जिनकी न्यायिक प्रक्रिया में किसी के अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो। उसका काम नहीं था, उसके न्यायिक क्षेत्र में नहीं है वो, फिर भी उस काम को कर रहा है, किस न्यायिक प्रक्रिया उसकी गलत है, तब उल्लंघन होगा, तब जारी की जाएगी। शर्त यह है निर्णय देने से पहले। अभी निर्णय नहीं हुआ है, केवल उस पर वाद विवाद चल रहा है, बहस हो रही है, तभी यह याचिका जारी की जाती है। यह प्रतिषेध, मतलब प्रतिषेध नाम से लग रहा है उसको रोकना, उसका निषेध करने की बात कर रही है कि अब हटिए यहां से, ये काम तुम्हारा नहीं है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। ये भी न्यायिक कार्य करने वाले के संबंध में है। लोक सेवक तो समझ में आता है, जब सवाल आता है कौन सी याचिका लोक सेवक के खिलाफ दी जाती है, तो सभी परमादेश लगा देते हैं, बंदी वाले में है, पर इसमें अच्छे पढ़े लिखे आदमी कई बार पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि यह कौन सा सही होगा, क्योंकि दोनों में न्यायिक कार्य करने वाले हैं। तो ये जो याचिका है प्रतिषेध न्यायिक निर्णय से पहले है, निर्णय अभी नहीं आया है, निर्णय आने से पहले याचिका जारी होगी प्रतिषेध, और निर्णय आने के बाद जारी होती है उत्प्रेषण। किसी न्यायिक कार्य करने वाले अधिकारी के निर्णय से मतलब निर्णय आ चुका है, से किसी के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उस निर्णय के विरुद्ध जारी की जाती है। साफ पता चल जाए कि निर्णय के विरुद्ध, इसका मतलब निर्णय आ चुका है, तो निर्णय के विरुद्ध जारी की जाती है। निर्णय के आने के बाद और निश्चित निर्णय हो जाएगा अवरुद्ध। इन याचिकाओं से संबंध में यही सवाल आते हैं कि कौन सी याचिका न्यायिक कार्य करने वाले के खिलाफ, कौन सी लोक सेवक के खिलाफ, और कौन सी निर्णय से पहले और कौन सी निर्णय के बाद। इसको नोट कर लें, अभी देखेंगे आगे, थोड़ा सा बचा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट याचिका है अधिकार परीक्षा। यह याचिका जो है, किसी व्यक्ति ने, किसी लोक सेवक ने ऐसे पद को धारण कर रखा है जो किसी के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। किसी पद को इसलिए धारण किए हुए है, किसी के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो यह याचिका उस लोक सेवक के विरुद्ध जिसने उस पद को धारण किया है, जो उस पद पर बैठा हुआ है उसके विरुद्ध भी, और जिसने उसकी नियुक्ति की है, नियुक्ति करने वाले दोनों के खिलाफ जारी होगी। जो पद पर बैठा हुआ है उसके खिलाफ भी, और जिसने उसको नियुक्त किया है उसके खिलाफ भी। ये याचिकाओं का प्रावधान लिया गया था ब्रिटेन के संविधान से। जब संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ाया था उस समय बताया गया था कि याचिकाओं जारी करने का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन के संविधान में है, इंग्लैंड के संविधान में है। इंग्लैंड और ब्रिटेन मोटे रूप से एक ही चीज है, परंतु जैसे बारीकी से देखेंगे तो इसमें अंतर है। कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे वो भी अंतर भी क्या है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 33 मूल अधिकारों के प्रवर्तन पर कब रोक लगेगी। सुरक्षा बल, सेना वाले या मिलिट्री वाले, पुलिस वाले ये नहीं कहेंगे कि हमारा मूल अधिकार, हमारा शोषण हो रहा है, मूल अधिकारों का हमारे उल्लंघन हो रहा है, तो उनके अधिकारों के, मूल अधिकारों के प्रवर्तन पर रोक है जहां तक राज्य उचित समझे, पर रोक लगा सकता है। कितना लगाएगा? जितना उचित समझे। ऐसे ही अनुच्छेद 34, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर सैनिक शासन चल रहा है, मिलिट्री का रूल है, तो वहां पर भी मूल अधिकारों के परिवर्तन पर रोक लग जाएगी।
जहां सैनिक शासन प्रवर्तन में है, राज्य उस क्षेत्र में मूल अधिकारों के प्रवर्तन पर उस सीमा तक रोक लगा सकता है जहां तक उचित समझे। लास्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद 35, इस भाग में मतलब जो भाग 3 है, भाग 3 में जो भी प्रावधान दंडनीय घोषित किए गए हैं, जहां भी दंड की बात की गई है, तो दंडनीय प्रावधान घोषित किए गए हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है कि संसद यथाशीघ्र कानून बनाएगी जो प्रावधान दंडनीय घोषित किए गए हैं। इस तरह से हमने आज अनुच्छेद 35 तक पढ़ लिया है। 12 से 35 मूल अधिकार हमारे पूरे हो गए हैं। 2 वीडियो बने हैं इसके बारे में, जिन्हें शुरू का वीडियो नहीं देखा हो पहले वो वाला वीडियो देख लें। और बहुत जल्द नेक्स्ट अनुच्छेद, नेक्स्ट भाग आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वहां मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास की शुरुआत में 2 सवाल पूछे थे आपसे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान पढ़ते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।